हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूँ आप लोग के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 25 ऑफ दिसंबर 2020। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर इन वीडियोस को पहली बार देख रहा है, make sure that you hit the subscribe button. Also don't forget to press the bell icon. Also share this video with your friends as well. सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोगों को सेशंस की पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से पीडीएफ को भी अवेल कर सकते हैं। डेली के साथ साथ आप लोग वीकली और मंथली करंट अफेयर्स का भी लुफ्त उठा सकते हैं हमारी अविजन इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर, जिसका नाम है आपका avision.co.in। avision.co.in पर जाकर अपने आप को रजिस्टर करवाइए और वहां जाकर करंट अफेयर्स के टिप्स को और उनकी कमांड को और मजबूत बनाइए अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स के साथ। किसी को कोई भी प्रॉब्लम होने पर किसी भी कंटेंट रिलेटेड या टॉपिक रिलेटेड आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। तब तक के लिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन को बिना किसी देरी किए हुए। तो सेशन का पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। Among the following options, who has been recently appointed as the Director General of Police, that is DGP of Andaman and Nicobar? तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग को बताना है कि रिसेंटली अंडमान और निकोबार के डीजीपी किसको इलेक्ट किया गया है, किसको अपॉइंट किया गया है। आपके पास ऑप्शंस है दीपेंद्र पाठक, बालाजी श्रीवास्तव, रणवीर सिंह कृष्णानिया, सत्येंद्र गर्ग। Here the correct option will be option number D, that is सत्येंद्र गर्ग। दोस्तों ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये अपॉइंटमेंट्स है और अपॉइंटमेंट्स पे क्वेश्चंस देखे जाते हैं। तो यहाँ पर सत्येंद्र गर्ग को दोस्तों क्या कर दिया गया है, डीजीपी बना दिया गया है किसका, अंडमान एंड निकोबार का। डिटेलिंग हम लोग इसकी ले लेते हैं और डिटेलिंग लेने से पहले दोस्तों अंडमान एंड निकोबार के बारे में आप लोग को एक स्टैटिक खबर जो यहाँ पर एडिशनल हमें देनी चाहिए वो ये है कि अंडमान और निकोबार के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे तो उनका नाम आपको ध्यान रखना है, दैट इज डीके जोशी। ठीक है, तो ये बात आप लोग एडिशनल में ध्यान रखोगे। तो सत्येंद्र गर्ग assumes Andaman and Nicobar DGP charge a day after Union Home Ministry issued transfer orders to top level IPS officers including Andaman and Nicobar DGP Dipendra Pathak to Delhi. Senior IPS officer Satyendra Garg assumed as the Andaman and Nicobar DGP charge. तो दोस्तों मैं आप लोग को यहाँ पर एक बात बता दूं कि रीशफलिंग होती है हमेशा टॉप लेवल ऑफ आईपीएस ऑफिसर्स की। तो यहाँ पर आप लोग को जो बात जानने की है वो ये है कि इस बार पुडुचेरी का जो चार्ज दिया गया है दोस्तों, किसका, पुडुचेरी का जो चार्ज यहाँ पर दिया गया है वो आपका दिया गया है किसको, रणवीर सिंह कृष्णानिया को। ठीक है, और रणवीर सिंह कृष्णानिया ने रिप्लेस किया है दोस्तों किसको, बालाजी श्रीवास्तव को। मतलब बालाजी श्रीवास्तव पहले थे और उनकी जगह पर अब कौन आ गए हैं, रणवीर सिंह कृष्णा। ठीक है, तो ये बात आप लोग को इधर क्या करनी होगी, ध्यान रखनी होगी। तो बालाजी श्रीवास्तव की जो पोस्टिंग हो गई है दोस्तों वो हो गई है आपकी दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली पुलिस में इनकी पोस्टिंग हो गई है। ऐसे करके दोस्तों आईपीएस ऑफिसर्स की रीशफलिंग होती रहती है टॉप लेवल मैनेजमेंट से। और यहाँ पर पहले कौन थे, तो पहले बालाजी श्रीवास्तव थे पुडुचेरी के और अब कौन हो गए, रणवीर सिंह कृष्णा। तो बालाजी श्रीवास्तव अब कहाँ चले गए हैं, तो उन्होंने दिल्ली पुलिस को यहाँ पर ज्वाइन कर लिया है और अंडमान निकोबार का चार्ज किसको दे दिया गया है, सत्येंद्र गर्ग को दे दिया गया है दोस्तों। ठीक है, ये बात आप लोगों को इधर क्या करनी होगी, ध्यान रखनी होगी। सत्येंद्र गर्ग इससे पहले आपके नॉर्थ ईस्ट डिवीजन में नॉर्थ ईस्ट रीजन में दोस्तों यहाँ पर क्या थे, आपके तब्दील थे। तो उनकी जो पहले पोस्टिंग थी वो नॉर्थ ईस्ट रीजन में थी और अब यहाँ पर कहाँ हो गई है, अंडमान निकोबार में हो गई है। अगर मैं इनके बारे में आप लोग को और बताना चाहूँ तो दोस्तों ये 1987 बैच के आईपीएस ऑफिसर से इलेक्ट हुए हैं। मतलब 1987 का इनका क्या था, बैच था आईपीएस ऑफिसर का और इनको पहली पोस्ट मिली थी आपकी जॉइंट सेक्रेटरी फॉर यूनियन होम मिनिस्ट्री में। ठीक है, तो ये बात आप लोग को इधर क्या करनी होगी, ध्यान रखनी होगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर और क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है ये देख लेते हैं। तो एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर्ड एट। तो आप लोग को यहाँ पर बताना है दोस्तों कि एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। ऑप्शन है आप लोगों के पास यहाँ पर न्यू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या, न्यू दिल्ली।
अब दोस्तों यहाँ पर मुझे आप लोग को पहली बात तो बतानी चाहिए कि ये जो आप लोग का एसोकैम है, ठीक है, एसोकैम है, ये एक्चुअल में है क्या? तो दोस्तों एसोकैम एक तरीके की आप लोगों की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका जो मेन मोटिव रहता है वो ये रहता है कि वो ट्रेड बैरियर्स को कम करे, ठीक है। ट्रेड बैरियर्स आप लोग के वो हो जाते हैं, जैसे मानिए इंडिया है, इंडिया जो ट्रेड करता है, मानो बहुत सारी कंट्रीज के साथ ट्रेड कर रहा है, तो वहां पर कुछ ना कुछ बैरियर्स रहते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ ड्यूटीज रहती है इम्पोर्ट्स एक्सपोर्ट्स पे, उनको जितना हो सके कम करे, ये इनका क्या रहता है, मेन मोटिव रहता है, ठीक है। ये बात आप लोगों को इधर क्या ध्यान रखनी है। इवन नॉट इवन इंडिया, जैसे मानो कि अगर किसी और कंट्री के साथ भी हो रहा है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, तो जिसने ज्यादा ट्रेड बैरियर, जिसने ज्यादा इम्पोर्ट ड्यूटी एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा रखी है, उनसे बात करके सेटल डाउन करके उस बैरियर्स को क्या करते हैं, कम करते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा रीजनल कोऑपरेशन बढ़ सके, ठीक है। जितनी ज्यादा हम लोग को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट आयात और व्यायात होगा, उससे हमारा जो बैंकिंग स्ट्रक्चर है या फिर मैं बोलूँ आप लोग इकोनॉमी है, उसको काफी ज्यादा लाभ होगा दोस्तों। तो इस चीज को देखने के लिए एसोकैम को क्या किया गया, नियुक्त किया गया है। इसका हेडक्वार्टर आप लोग का कहाँ पर हो जाएगा, तो इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा न्यू दिल्ली। और साथ ही साथ यहाँ पर ये भी बात ध्यान रखिएगा कि इसको फाउंड किया गया था 1920 में, ठीक है। तो 1920 में इसका फाउंडेशन ईयर है। तो यहाँ पर जो बात करनी है हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगी, वो ये रहेगी कि विनीत अग्रवाल को रिसेंटली दोस्तों चार्ज दिया गया है एज एसोकैम प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर विनीत अग्रवाल को क्या बना दिया गया है, प्रेसिडेंट बना दिया गया है एसोकैम का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ लॉजिस्टिक मेजर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड विनीत अग्रवाल has taken over a new president of the Associated Chambers of Commerce and Industries of India. The industries body said on Monday. He replaces Niranjan Hiranandan नंदनी, co-founder and MD of हीरा नंदिनी ग्रुप ऑफ कंपनीज। तो दोस्तों ये भी बात इंपॉर्टेंट रहेगी कि पहले इसके प्रेसिडेंट कौन थे, तो पहले इसके प्रेसिडेंट थे आपके निरंजन हीरानंदनी, ठीक है। तो निरंजन हीरानंदनी इनके पहले क्या थे, को फाउंडर और एमडी थे, लेकिन अब कौन बन गए, तो अब बन गए हैं विनीत अग्रवाल। अच्छा, सुमंत सिन्हा चेयरमैन है और मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ रिन्यू पावर इज द न्यू सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एसोकैम, ठीक है। तो ये बात भी इधर क्या करनी होगी, आपको एडिशनल में ध्यान रखनी होगी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या बोलता है ये देख लेते हैं। हु इज द चेयरपर्सन ऑफ जेंडर पार्क एस्टेब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ केरला। तो दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ केरला के द्वारा जो जेंडर पार्क का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, उसके चेयरपर्सन का नाम आपको बताना है। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस है, मलिका साराभाई, आरिफ मोहम्मद शेख, के शैलजा और बाला विश्वनाथन। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज के शैलजा। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले तो इसकी स्टैटिक्स की बात करेंगे। तो यहाँ पर केरला की स्टैटिक की बात करें तो चीफ मिनिस्टर का नाम आपका हो जाएगा पिनाराई विजयन, ठीक है। अच्छा, उसी के साथ साथ बात कर लेते हैं गवर्नर की। तो गवर्नर का नाम आपका क्या हो जाएगा, गवर्नर का नाम हो जाएगा आपका आरिफ मोहम्मद शेख खान, ठीक है। तो आरिफ मोहम्मद खान यहाँ पर आपके क्या हो जाएंगे, गवर्नर हो जाएंगे दोस्तों, किसके, केरला के, ठीक है। ये कुछ स्टैटिक्स है जो आप लोगों को हर स्टेट में साथ साथ लर्न करनी होगी। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा मोटिव जो रहता है वो ये रहता है कि हम करंट रिलेटेड टॉपिक के आजू बाजू की जितनी भी चीजें होती है जो एग्जाम में क्वेश्चंस बना सकती है, उन पर ज्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। तो ये बात आप लोग इधर ध्यान रखना। साथ ही साथ मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि यहाँ पर वही टॉप 10 करंट अफेयर्स डिस्कस किए जाते हैं जो आपके एग्जाम रिलेटेड से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। और आजकल दोस्तों करंट अफेयर्स का जो दबदबा है एग्जाम में, जो वेटेज है वो काफी ज्यादा देखने को मिलता है। अगर आप लोग का करंट अफेयर्स कमांड नहीं होगी तो फिर आपको कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है एग्जाम में। तो इसलिए आपका जो करंट अफेयर्स का जो पार्ट रहता है वो आजकल मेजर रोल प्ले कर रहा है आपके एग्जाम को पास करवाने में या फिर एग्जाम की प्रिपरेशन को और मजबूत बनाने में। तो इसके लिए आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वेबसाइट पर जाकर जरूर विजिट करिएगा। तो दोस्तों आगे इसके बारे में हम लोग डिटेलिंग ले लेते हैं। तो यूएन वुमेन एंड केरला गवर्नमेंट टाई अप फॉर इंडियाज फर्स्ट जेंडर डेटा हब। UN Women, the United Nations entity working for the empowerment of women, entered into an agreement with the Kerala government's gender park that has been initiating gender equality activities. तो दोस्तों यहाँ पर जो जेंडर पार्क को बनाने का मेन मकसद था वो यही था कि एक महिला और पुरुष की इक्वालिटी हो सके, मतलब किसी भी तरीका डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो मेल और फीमेल में, सबको इक्वल भाग मिले, इक्वल हिस्सा मिले सोसाइटी में, इक्वल रेपुटेशन हो इन दोनों की। तो ये से इसके लिए जेंडर पार्क को क्या किया गया था, बेसिकली स्टैब्लिश यहाँ पर किया गया था दोस्तों, ये इसका मेन मोटिव था।
The UN Women will offering the project development and capacity building for the gender park for the empowerment of women in South Asia. Gender park will be developed into a South Asia hub for gender related activities. A gender data center or Kozhikode campus is one of the highlights of tie up with UN Women, right? तो ये बात आप लोग इधर क्या करनी होगी, ध्यान रखनी होगी. काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये रह सकता है. इसके बारे में अगर आप लोग को और डिटेलिंग या फिर कोई क्वेश्चंस होते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर. और क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर क्या बोलता है दोस्तों, ये देख लीजिए. साथ ही साथ इसको डिटेलिंग में डिस्कस करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि आपके बैंकिंग अवेयरनेस के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये पार्ट बैंक से रिलेटेड होगा, आपके इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड होगा, मतलब इंडिया की इकोनॉमी से रिलेटेड होगा. तो ये काफी ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा. विच पब्लिक सेक्टर बैंक रिसेंटली साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद इंडियन नेवी एंड इंडियन कोस्ट गार्ड. तो दोस्तों अभी कौन सी ऐसी पब्लिक सेक्टर बैंक है जिसने रिसेंटली एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है इंडियन नेवी के साथ और इंडियन कोस्ट गार्ड के साथ? ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग के पास ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड योर पंजाब नेशनल बैंक. द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बैंक ऑफ बड़ौदा. दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा की अगर मैं बात करूं तो मुझे इसके बारे में आप लोगों को एडिशनल डिटेल्स भी देनी चाहिए. तो यहाँ पर सबसे पहले इसका हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो इसकी हेडक्वार्टर आपकी कहाँ हो जाएगी, दैट इज इन वडोदरा, गुजरात, राइट. उसी के साथ साथ अगर हम इसकी चेयरमैन की बात करें तो चेयरमैन का नाम भी आप लोग को ध्यान रखना होगा दोस्तों. तो इनके चेयरमैन का नाम यहाँ पर है हसमुख अधिया. साथ ही साथ बात कर लेते हैं इसके एमडी सीईओ की. ये भी आप लोग को कहीं ना कहीं स्टैटिक में ध्यान रखना होगा. तो इनके एमडी सीईओ का नाम हो जाएगा संजीव चड्ढा. ठीक है, तो ये बात आप लोग इधर क्या करोगे, ध्यान रखोगे. आजकल दोस्तों हेडक्वार्टर पे, टैगलाइंस पे, चेयरमैन एमडी सीईओ पे भी क्वेश्चंस बैंक में आते हैं. अब लेवल वो नहीं रहा कि सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस पूछे जाए. अब क्वेश्चंस मोल्ड कर आएंगे, ट्विस्ट होकर आएंगे, तो हमें प्रिपरेशन भी उसी हिसाब से करनी होगी. तो यहाँ पर दोस्तों बीओबी ने बेसिकली एक एग्रीमेंट साइन किया है जहां पर मैं आप लोग को बता दूं सिंपल एंड शॉर्ट में, जितने भी इंडियन नेवी या इंडियन नेवल गार्ड के जो लोग होंगे वहां पर उनको बेनिफिट्स देगा अब बैंक ऑफ बड़ौदा. अब बेनिफिट्स क्या क्या होंगे वो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे. तो सबसे पहले तो बीओबी गोइंग टू डू वन थिंग, दैट इज वो सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे जिसका नाम आपका होगा बड़ौदा मिलिट्री सर्विस पैकेज. सैलरी पैकेज विल बी ऑफर्ड टू सर्विंग एंड रिटायर्ड पर्सनल ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्स थ्रू बैंक्स नेटवर्क ओवर 8,200 domestic branches and around 20,000 business correspondence touch points. तो बेसिकली जितने भी ऐसे ऑफिसर्स हैं या फिर ऐसे इंडियन मतलब आप लोग के जो नेवी में काम करते हैं लोग जो रिटायर हो चुके हैं, उनको अब बैंक ऑफ बड़ौदा क्या करने वाला है, सैलरी पैकेज कुछ ऐसी बेनिफिट्स देगा जो उनके रिटायरमेंट के लिए और ज्यादा बेनिफिशियल होगा. ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पर 8,200 डोमेस्टिक ब्रांचेस है पूरे ऑल ओवर इंडिया में और 20,000 इनके क्या है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं. तो बेसिकली यहाँ पर काफी ज्यादा एक अच्छा नेटवर्क यहाँ पर सेटअप करके रखा है बैंक ऑफ बड़ौदा ने. साथ ही साथ दूसरे पॉइंट पर देखेंगे दोस्तों हम लोग, द पैकेज ऑफर्स वेरी अट्रैक्टिव बेनिफिट्स इंक्लूडिंग द फ्री पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, मतलब यहाँ पर एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी कवर दिया जा रहा है, परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी कवर दिया जा रहा है, पार्शियल डिसेबिलिटी कवर भी यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा बैंक के थ्रू, एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी दिया जाएगा और उसके बाद हायर एजुकेशन कवर भी दिया जाएगा, गर्ल चाइल्ड मैरिज कवर भी दिया जा रहा है, डेथ इन केस इन सर्विंग पर्सनल. तो दोस्तों यहाँ पर कितनी सारी फैसिलिटीज यहाँ पर दी जा रही है बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा. तो ये काफी एक अच्छा इनिशिएटिव यहाँ पर उठाया गया है बैंक के द्वारा, ये बात तो बोलनी होगी. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन हम लोग पॉइंट नंबर 3 के ऊपर. और पॉइंट नंबर 3 यहाँ पर हमें क्या बोलता है ये देख लेते हैं. तो इसी के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारी और अदर फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करने वाला है बैंक ऑफ बड़ौदा. तो दैट इज अदर ऑफरिंग्स अंडर द पैकेज इंक्लूडिंग द अनलिमिटेड एटीएम फ्री ट्रांजेक्शन. दोस्तों हमें पता है कि हम एटीएम से सिर्फ 5 बार ही फ्री ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और उसके बाद वाले ट्रांजेक्शन पे हमें चार्जेस देने पड़ते हैं. तो यहाँ पर उन लोगों के लिए फ्री एटीएम चार्जेस होंगे, वो भी अनलिमिटेड, कितनी बार भी अगर वो ट्रांजेक्शन करेंगे एटीएम से उनका कोई भी चार्ज नहीं कटेगा. साथ ही साथ यहाँ पर वेवर्स एंड कंसेशंस ऑफ वेरियस सर्विस चार्ज, रिटेल लोन्स पे अगर लोन्स लेते हैं तो उनको कुछ उसमें सब्सिडी देखने को मिलेगी. साथ ही साथ जितने फ्री रेमिटेंस फैसिलिटी वो दी जाएगी, आरटीजीएस एनईएफटी भी फ्री होंगे, डिमांड ड्राफ्ट बैंक सस्टेनेबल डिस्काउंट इन लॉकर रेंटर्स, लॉकर्स लेते हैं तो उनका रेंट्स नहीं लगेगा या फिर रेंट में सब्सिडी होगी. तो ऐसे करके काफी ज्यादा बेनिफिट्स यहाँ पर होंगे. कार्ड्स को लेकर, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड को लेकर भी यहाँ पर बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे दोस्तों. तो ये काफी अच्छा एक पूरा पैकेज बनाया
गया है मिलिट्री सर्विस, मिलिट्री पीपल्स के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा। ये आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बैंक ऑफ बड़ौदा की एडिशनल डिटेल सारी हम लोगों ने डिस्कस कर ही ली है, तो आप प्लीज इसे जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या बोलता है ये देख लेते हैं। तो नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। दोस्तों आप लोग को बताना है नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे हर साल कौन से डेट को मनाया जाता है। तो ऑप्शन है आप लोग के पास 20 दिसंबर, 21 दिसंबर, 23 दिसंबर एंड 24 दिसंबर। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 24 ऑफ दिसंबर। ठीक है, तो हर साल 24 दिसंबर को आप लोग का नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे दोस्तों मनाया जाता है। और मैं आप लोग को इसके बारे में डिटेलिंग दे दूं तो नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे 2020, ऑल ऑफ अस आर कंज्यूमर्स इन सम वे एंड अदर। इन टूडेज डे एंड एज सेफगार्डिंग कंज्यूमर राइट्स हैव बीन एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। इन इंडिया वी ऑब्जर्व नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे ऑन 24th एवरी ईयर। दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ पर बोला गया है कि आप हो या हम हो, कहीं ना कहीं हम लोग कंज्यूमर जरूर है। डे टू डे लाइफ में हम लोग कुछ ना कुछ तो ऐसी चीजें बाहर मार्केट से खरीदते ही हैं, और हमारे इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने का काम यहाँ पर किसका होता है, हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का होता है। मैं आप लोग को बता दूं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो कब आया था, ये आप लोग इंपॉर्टेंट भी रहेगा, तो लिख लीजिएगा आप लोग। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आप लोग का आया था दोस्तों 1986 में। बेसिकली 1986 में इसको प्रेसिडेंट की एक्सेंट मिली थी दोस्तों। प्रेसिडेंट ने क्या किया था, इस एक्ट को पास किया था। मेरे हिसाब से आप लोग को पता होगा कि एक्ट किस तरीके से मनाया जाता है हमारे इंडिया में। सबसे पहले तो एक ड्राफ्ट पेपर साइन होता है, फिर वो लोअर हाउस में जाता है, वहां पे वोटिंग डिस्कशन होता है, वहां से पास होकर वो राज्यसभा में जाता है, दैट इज योर अपर हाउस, और वहां पर भी वोटिंग डिस्कशन और होकर पास होकर वो प्रेसिडेंट सर के पास जाता है। प्रेसिडेंट जिस दिन उसके ऊपर अपना साइन दे देता है वो आपका बिल क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है, और उसे ऑफिशियल गैजेट में क्या कर दिया जाता है, पब्लिश कर दिया जाता है, और ये मान लिया जाता है कि सिटीजन्स ऑफ इंडिया को वो चीज कन्वे कर दी गई है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये बात आप लोग इधर ध्यान रखोगे फ्रेंड्स। इवन जितने भी ऐसा कुछ हो, जैसे हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे भी, दिस डे प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल टू हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ द कंज्यूमर राइट्स मूवमेंट एंड द नीड टू मेक एवरी कंज्यूमर मोर अवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। Jago Grahak Jago, which means Be Aware Consumer, is a consumer awareness program launched by the Department of Consumer Affairs. So this is going to be very very important for you. Jago Grahak Jago initiative लिया गया था जिसका meaning है Be Aware Consumers, right? As a part of the initiative, the government has used channels to create consumer awareness through print media, advertisement एंड ऑडियो कैंपेन्स एंड वीडियो कैंपेन्स फॉर द कंज्यूमर इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशन। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग को पता भी आजकल कितने सारे एडवर्टीजमेंट होते हैं। एडवर्टीजमेंट में आप लोगों को रिलेटिवली सारी चीजें बता दी जाती है कि ये चीज में इतने केमिकल्स हैं या फिर ये आपके लिए हार्मफुल है। हर चीज आपको एडवर्टीजमेंट के द्वारा क्या कर दी जाती है, कन्वे कर दी जाती है। या फिर ऑडियो कैंपेन्स होते हैं, वीडियो कैंपेन्स होते हैं कि क्या आपकी सेहत के लिए अच्छा है, क्या आपको खरीदना चाहिए, क्या आपको नहीं खरीदना चाहिए, किस तरीके से आप लोग रॉबरी मतलब आप लोग को डे लाइट रॉबरी में नहीं फंसे, या फिर कुछ भी सारी चीजें आजकल आप लोगों को कन्वे की जाती है, और हमें बिल्कुल अपने आंख नाक कान खुले रखकर सारी चीजों को खरीदना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या बोलता है ये देख लेते हैं। अमंग द फॉलोइंग व्हाट अमाउंट ऑफ मनी हैज बीन इन्वेस्टेड बाय द वर्ल्ड बैंक इन द प्रोजेक्ट टू डेवलप हाईवेज इन इंडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है कि वर्ल्ड बैंक ने रिसेंटली प्रोजेक्ट पास करने के लिए कितने रुपए इन्वेस्ट करने के लिए कहा है इंडिया में टू डेवलप द हाईवेज, राइट। तो यहाँ पर आप लोग के पास ऑप्शन है $400 million, $500 million, $600 million, $700 million. Here the correct option will be option number B, that is $500 million. Very very important. तो इसके बारे में मैं आप लोग को बता दूं दोस्तों, the World Bank and the Government of India on Tuesday inked the pact for a $500 million project to build safe and green national highway corridors. The Ministry of Road Transport and Highways said the highway corridors will develop in Rajasthan, Himachal Pradesh, Uttar Pradesh and Andhra Pradesh. ठीक है, तो ये बात आप लोग को ध्यान रखनी होगी कि जो हाईवे कॉरिडोर्स प्रोजेक्ट है वो 4 स्टेट्स के लिए, दैट इज जो राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये बात आप लोग इधर क्या करोगे दोस्तों, ध्यान रखोगे। साथ ही साथ ये बात भी आपको इधर ध्यान रखनी चाहिए। कुछ स्टैटिक्स है जो हम लोग यहाँ पर आगे डिस्कस करेंगे, और इसी के साथ साथ मैं आप लोग को बता दूं दोस्तों कि जो ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट है, कम से कम वो आप लोगों का 783 किलोमीटर्स के हाईवे यहाँ पर क्या करेगा, कंस्ट्रक्ट करेगा, जो कि बेसिकली यहाँ पर जो मेन मोटिव है, जो मेन एम है इन प्रोजेक्ट्स का, वो यही है कि आप लोगों का जो ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, हम लोग का जो इंडिया का जो ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कहीं ना कहीं और मजबूत बना दिया जाए। ठीक है, और उसी के साथ साथ सीमलेस कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी दोस्तों।
ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह जाने में जो दिक्कतें फेस करनी पड़ती है उसमें अब कहीं ना कहीं कमी हमें देखने को मिलेगी, तो ये काफ़ी एक अच्छी बात है। और रिड्यूस द लॉजिस्टिक कॉस्ट, अगर आप जैसे मानो कि कहीं से कहीं जाने में, मानो पॉइंट ए से लेकर बी तक जाने में अगर आपका कहीं करीबन 2 दिन लग रहा है, तो इन हाईवेज की वजह से अब शायद वो आपका 1 दिन में ही कवर हो जाए, तो कहीं ना कहीं ये लॉजिस्टिक कॉस्ट भी क्या करेगा, कम करेगा, तो इससे हमें बाजार में सामान भी कम दाम में मिलेगा। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव यहाँ पर लिया गया है, ठीक है। अगर हम लोग स्टेट्स की बात करते हैं दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर आप लोग को लिख के दे दूं, तो वर्ल्ड बैंक की स्टेट्स की बात हमें जरूर करनी चाहिए। तो वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर होता है मेरे फ्रेंड्स, तो वो आपका होता है वॉशिंगटन में, ठीक है, वॉशिंगटन डीसी में। अगर आप लोग हमारे डेली करंट अफेयर्स को रेगुलरली फॉलो करेंगे तो आपको ये सारी चीजें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको डेली बेसिस पे याद हो जाएगी। वर्ल्ड बैंक का जो रिसेंट प्रेसिडेंट है, करंट प्रेसिडेंट है, उसके बारे में हमने कुछ दिन पहले ही बात की थी, दैट इज डेविड मालपास, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोगों को इन एडिशनल याद रखनी होगी दोस्तों। तो इसको फाउंड भी किया गया था, वर्ल्ड बैंक को फाउंड किया गया था आप लोगों का 1944 में। और बात कर लेते हैं हमारे यूनियन मिनिस्टर एंड रोड ट्रांसपोर्ट की एंड हाईवेज की। तो हमारे इंडिया में यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे कौन है, तो दैट इज नितिन जयराम गडकरी, ठीक है। ये बात भी आप लोग इधर क्या करोगे, ध्यान रखोगे, ये भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। मैं आप लोगों को दोस्तों एक और बात बता दूं, वर्ल्ड बैंक का दूसरा नाम क्या होता है, वो होता है आपका IBRD। और IBRD और IMF को मिलाकर बोला जाता है ब्रेटन वुड ट्विंस। इसके बारे में कई बार क्वेश्चंस आ चुके हैं एग्जाम में, तो इसलिए ये भी फैक्ट यहाँ पर आपको डिस्कस कर दिया गया है। IMF आप लोग का इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, और IBRD या वर्ल्ड बैंक बोलो, दोनों एक ही बात है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक का दूसरा नाम IBRD भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या बोलता है ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे सुगाता कुमारी एसोसिएटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड ऑफ इंटरेस्ट। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग को बताना है सुगाता कुमारी जो है वो कौन सी फील्ड से बिलोंग करती है। एक्टिंग, डांसिंग, पोएट, जर्नलिज्म। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज पोएट। तो दोस्तों ये काफी रिनाउंड, यहाँ पर देख लीजिए आप, रिनाउंड मलयालम पोएट थी, जिनका क्या हो चुका है दोस्तों, डेथ हो चुका है, इनका डिमाइस हो चुका है। ऑर्बिचरी है आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। करंट अफेयर्स में 1 से 2 क्वेश्चन आप लोग के ऑर्बिचरीज पे जरूर पूछे जाते हैं। Renowned Malayalam poet and activist Sugata Kumari, who devoted her life to the green cause, rights of women and deprived, passed away at Thiruvananthapuram Hospital on Wednesday while undergoing treatment for COVID-19 related complications. She was 86 years of age, ठीक है। तो यहाँ पर इनका क्या हो चुका है दोस्तों, देहांत हो चुका है। और ये काफी फेमस और रेनाउंड क्या थी, मलयालम पोएट थी। ये बात आप लोग को इधर क्या करनी होगी, ध्यान रखनी होगी। साथ ही साथ इनको पद्मश्री अवार्ड से भी दोस्तों सम्मानित किया गया था इन द ईयर 2006। ये भी बात आप लोग इधर ध्यान रखना। और मुझे आप लोग को ये भी बताना चाहिए कि ये 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित की गई है, दैट इज योर पद्मश्री अवार्ड, ठीक है। तो 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इनको क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या बोलता है ये देख लेते हैं। हु हैज रिलीज द बुक अयोध्या रिटन बाय माधव भंडारी। तो माधव भंडारी द्वारा रिटन बुक अयोध्या किसके हाथों रिलीज हुई है दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन है आप लोग के पास, देवेंद्र फडणवीस, विक्रम सेठ, झुम्पा लहरी, अरुंधति रॉय। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज देवेंद्र फडणवीस। तो देवेंद्र फडणवीस ने यहाँ पर क्या किया है दोस्तों, अयोध्या बुक को रिलीज किया है, जो कि रिटर्न की गई है किसके द्वारा, माधव भंडारी के द्वारा। फॉर्मर महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर एंड लीडरशिप ऑफ अपोजिशन लेजिस्लेटिव असेंबली देवेंद्र फडणवीस रिलीजेस द बुक अयोध्या रिटन बाय बीजेपी स्टेट वाइस प्रेसिडेंट माधव भंडारी in Mumbai. Speaking on the occasion, he said that the fight to build a Ram temple is a fight to awaken the Hindu community and the book will be used to as a reference book. किस तरीके से दोस्तों हिंदुइज्म ने अपना लड़ाई लड़कर राम मंदिर को क्या किया गया है, बनाया गया है, राम मंदिर को बिल्ड करने के लिए कितनी ज्यादा लड़ाइयां लड़ी गई है, बेसिकली इसका रेफरेंस देगी आपको ये बुक अयोध्या, ठीक है। जिसके निर्माता कौन है आपके, माधव भंडारी, और जिसको रिलीज किया गया है आपका देवेंद्र जी के हाथों, ठीक है। ये बात आप लोग को इधर ध्यान रखनी होगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या बोलता है ये देख लेते हैं। तो इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज फाउंडेड इन द ईयर। तो दोस्तों आप लोग को बताना है कि इंडियन नेशनल ट्रस्ट एंड आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज कौन से साल में स्टैब्लिश किया गया था, फाउंड किया गया था, 1984, 1985, 1986, 1987। Here the correct option will be option number A, that is 1984। तो यहाँ पर दोस्तों श्रीनगर बेस्ड अमर सिंह कॉलेज has been recognized with the
Award of Merit in 2020 UNESCO Asia Pacific Awards for Culture Heritage Conservation. The restoration of the Amar Singh College brought back one of the most prominent institutional buildings in Kashmir to its former glory. तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को एक चीज ध्यान रखनी होगी कि यूनेस्को अवार्ड के लिए रिकॉग्नाइज किया गया है किसको? श्रीनगर के अमर सिंह कॉलेज को। ठीक है, ये बात आप लोग इधर क्या करोगे, ध्यान रखोगे इसकी बिल्डिंग के लिए, क्योंकि इसकी जो बिल्डिंग है वो बहुत ही मतलब प्रोमिनेंट है इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स में से, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट बिल्डिंग्स इन इंडिया, तो जिसको यूनेस्को के द्वारा क्या किया गया, रिकॉग्नाइज किया गया फॉर योर अवार्ड्स फॉर कल्चर हेरिटेज कंजर्वेशन, राइट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, एंड द वेरी वेरी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, हाउ मेनी स्टेट सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस ऑफ खेलो इंडिया हैज बीन इनॉग्रेटेड बाय स्पोर्ट्स मिनिस्टर अक्रॉस इंडिया। तो बेसिकली दोस्तों आप लोग को बताना है कि हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू के द्वारा कितने सेंटर्स यहाँ पर क्या किए गए और खोले गए हैं अक्रॉस द इंडिया। 6 centers, 8 centers, 10 centers, 12 centers. Here the correct option will be option number B, that is 8 centers. पढ़ लेते हैं इसके बारे में भी। Sports Minister Kiren Rijiju virtually inaugurated 8 Khelo India State Centers of Excellence across the India in the presence of distinguished state sports ministers. The 8 states include Manipur, Arunachal Pradesh, Mizoram, Kerala, Telangana, Nagaland, Karnataka and Odisha. Right? तो यहाँ पर ये चीज आप लोग को इधर ध्यान रखनी होगी कि वो 8 states कौन से हैं, तो एक हो जाएगा मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, केरला, तेलंगाना, नागालैंड, कर्नाटका एंड ओडिशा, राइट। कर्नाटका चीफ मिनिस्टर श्री बीपीएस येडियुरप्पा was a part of virtual launch beside the अरुणाचल प्रदेश स्पोर्ट्स मिनिस्टर मामा नतुंग। मणिपुर, जितने भी मतलब यहाँ पर बेसिकली जितने भी आपके 8 स्टेट्स के जो आप लोगों के चीफ मिनिस्टर है वो इस वर्चुअल सेशंस में क्या थे, शामिल थे दोस्तों। तो ये बात यहाँ पर बोला गया है। साथ ही साथ यहाँ पर साई के डायरेक्टर जनरल संदीप प्रधान भी थे, ठीक है, वो भी यहाँ पर क्या थे, वर्चुअल सेशन में अटेंड किए थे। तो दोस्तों ये था पूरा हमारा क्या टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं कि सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा है तो दोस्तों सेशन को लाइक करना मत भूलिएगा। आप लोग चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले एग्जाम एस्पिरेंट्स या फिर जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं उन्हें भी इन वीडियोस का फायदा हो सके। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।